Shrapat and I welcome you all the digital तैयारी प्लेटफॉर्म। ओके, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ PYQs। मैम हम इतने सारे PYQs क्यों सॉल्व करते हैं, रीजन बताती हूँ। मैं अपनी क्लासेस में बहुत ज्यादा PYQs सॉल्व करवाती हूँ। रीजन है, एक स्टोरी बताती हूँ मैं आप लोगों को। आपने राम जी और रावण जी की फाइटिंग के बारे में सुना है, ठीक? राम जी ने रावण को मार दिया था। अगर राम जी को ये नहीं पता होता कि रावण के नाभि में अमृत कुंड है, तो क्या कभी भी वो पराजित कर पाते रावण को? कभी नहीं कर पाते, क्योंकि उनका फोकस क्या होता? उनकी गर्दन उड़ाने पर, रावण की गर्दन उड़ाने पर, और गर्दन उड़ाने से रावण कभी भी नहीं मरता। लेकिन राम जी ने क्या किया? बहुत ही स्मार्ट वर्क किया और पहले अपने दुश्मन को समझा, क्योंकि दुश्मन बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। अपने दुश्मन को समझा कि इसकी कमजोरी क्या है। अपने दुश्मन को जब समझा तो उन्होंने पाया कि रावण कभी भी गर्दन उड़ाने से नहीं मरेगा, रावण की नाभि में अमृत कुंड है, और उस हिसाब से ही उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी तैयार की और रावण पर विजय प्राप्त की। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर दुश्मन कौन है? आपका एग्जाम। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले अगर विजय प्राप्त करनी है अपने दुश्मन पर, तो दुश्मन को पहले समझना पड़ेगा, और आपके एग्जाम को समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? PYQ सॉल्व करना, ठीक? इसलिए हमारे लिए PYQ सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, द BSE सेंसेक्स इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी स्टॉक? पूछा गया है आपसे, एसएससी ने आपसे सवाल पूछा है कि BSE सेंसेक्स कितने शेयरों पर आधारित है। बताया था जब क्लास ली थी मैंने शेयर मार्केट की, बहुत ही अच्छे से बताया था। मैंने आपको बताया था कि सेंसेक्स में 30 कंपनियों को इंक्लूड किया गया है। 30 कौन सी कंपनीज? जो BSE पर लिस्टेड हजारों कंपनीज में से टॉप 30 कंपनीज हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। उन टॉप 30 कंपनीज को किस में रखा जाता है? यानी कि टॉप 30 कंपनीज को रखा जाता है आपके इंडेक्स में, और BSE का इंडेक्स कौन सा है? आपका सेंसेक्स, ठीक है? याद रहेगा, ये आपका 30 है, याद रखना है। 30 कंपनियों को शामिल किया गया है आपके सेंसेक्स, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अंडर विच मार्केट कंडीशन डू फर्म्स हैव एक्सेस कैपेसिटी? बताइए। जितने भी चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, सबके मिक्स में क्वेश्चन है जो आपसे पूछे हैं एसएससी ने। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एसएससी ने पूछा है आपसे सवाल कि किस बाजार स्थिति में फर्मों के पास अतिरिक्त क्षमता होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। चैप्टर पढ़ाया है मैंने, आप लोगों को आता है आंसर, ठीक? चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? विशेषताएं बताई थी मैंने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, और मैंने बताया था कि ग्रुप ऑफ फर्म्स होती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, कि निम्न में से कौन सी एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषता है कि फर्मों का समूह होता है? ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। सभी चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं। अगर आप आंसर कर पा रहे हैं मतलब आपने क्लासेस को प्रॉपर अटेंड किया है, ठीक? नेक्स्ट है, अ वांट बिकम अ डिमांड ओनली व्हेन इट इज बैक्ड बाय। यानी कि एक चाहत तभी मांग बन सकती है जब द्वारा समर्थित किया जाता है। बताइए, खरीदने की क्षमता, खरीदने की आवश्यकता, खरीदने की इच्छा, या उत्पाद की उपयोगिता। मान लीजिए अगर आपको कोई भी चीज खरीदनी है, आपकी एबिलिटी भी है खरीदने की, जरूरत भी है, और आपका डिजायर भी है बाय करने का, लेकिन मान लीजिए कि वो आपके लिए यूजफुल ही नहीं है। यानी कि यूजफुल को हम क्या बोलते हैं? उपयोगिता को हम क्या बोलते हैं इकोनॉमी में? यूटिलिटी। आपके लिए उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है, यूटिलिटी ही नहीं है, तो क्या आप उस चीज को खरीदेंगे, उस वस्तु को खरीदेंगे? कभी नहीं खरीदेंगे। यानी कि एक चाह तभी मांग बन सकती है, एक वांट आपकी तभी डिमांड बन सकती है जब क्या हो? आपके लिए उसका कोई यूज हो, कोई उपयोगिता हो, कोई यूटिलिटी हो। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर, यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक? याद रहेगा, उत्पाद की उपयोगिता तभी क्या हो सकता है? एक चाह आपकी मांग बन सकती है, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गोल्ड इज
मेनली रिलेटेड टू, यानी कि गोल्ड मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आपके लोकल मार्केट से, नेशनल मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट से या रीजनल मार्केट से? इसका जवाब तो सभी को आना चाहिए, काफी इजी सवाल है और एसएससी ने आपसे पूछा है। आंसर होगा इंटरनेशनल मार्केट। आपको पता हो तो जब पहले के जमाने में अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी होता था तो पेमेंट गोल्ड के रूप में होता था। कभी भी पूछा जाता है आप लोगों से, कभी भी, कि गोल्ड जो है वो किससे संबंधित है, तो गोल्ड हमारा अंतरराष्ट्रीय बाजार से संबंधित है। ठीक, इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। इंटरनेशनल मार्केट, गोल्ड इज मेनली रिलेटेड टू इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू मार्क्स द सोर्स ऑफ वैल्यू इज, कि मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत है, बताइए, कैपिटल, लैंड, लेबर या फिर नन ऑफ द अबव? आपके कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें 3/4 कंट्रीब्यूशन है आपकी लेबर का, ठीक, और 1/4 कंट्रीब्यूशन है आपकी कैपिटल का। और आपसे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू मैक्स द सोर्स ऑफ वैल्यू इज, तो आपका आंसर होना चाहिए लेबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। श्रम जो है, लेबर जो है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ, काफी डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, बहुत ज्यादा डिटेल में, एक बहुत ही बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के साथ मैंने आपको ये वाला चैप्टर पढ़ाया था। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो किसका एसेंशियल फीचर है, यानी कि आर्थिक योजना एक अनिवार्य विशेषता किसकी है? सोशलिस्ट इकोनॉमी की, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, मिक्स्ड की या फिर ड्यूअल की? आपका आंसर होगा सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, और जितने भी देश के संसाधन हैं उन पर सरकार का अधिकार होता है, और निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो भी सरकार के पास ही होती है। कितना प्रोडक्शन करना है वो भी कौन डिसाइड करती है? सरकार ही डिसाइड करती है। ठीक, और आपका मार्केट और आपकी अर्थव्यवस्था भी सरकार ही चलाती है, और उसको बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, और इकोनॉमिक प्लानिंग आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी में होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अ शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर इज कॉल्ड, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, चार्ट पे हमने पढ़ा था। क्या हो सकता है? शेयर? नहीं, शेयर तो लॉन्ग टर्म होता है, डिबेंचर भी लॉन्ग टर्म होता है, और म्यूचुअल फंड भी लॉन्ग टर्म होता है। मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म के लिए सिक्योरिटी जारी करती है, और जिसको बोला जाता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या है? एक अल्पकालिक सरकारी सुरक्षा पत्र है। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर डी, ट्रेजरी बिल विल बी योर राइट आंसर। द कॉन्सेप्ट जियोफाई वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये आपके लिए कुछ नया हो सकता है, याद रखने लायक चीज है, वापस पूछा जा सकता है, एसएससी ने पूछा है, और आपका आंसर होगा कॉर्नोट। ठीक, जो ड्यूपोली का कॉन्सेप्ट है वो किसने डेवलप किया था? आपके कॉर्नोट ने। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए, द डिमांड फॉर द लेबर इज कॉल्ड, लेबर की डिमांड जो है, श्रम की मांग है, उसको क्या बोलते हैं? डिराइव्ड डिमांड, फैक्ट्री डिमांड, मार्केट डिमांड या डायरेक्ट डिमांड? मान लीजिए आपके देश में कोई ऐसी कंपनी खुली या कोई ऐसी कोई फैक्ट्री खुली जहां पर मशीनों से ज्यादा लेबर की जरूरत है, तो हमने डिराइव्ड डिमांड में क्या पढ़ा था कि एक चीज की डिमांड होने से किसी दूसरी चीज की डिमांड बढ़ जाती है, यानी कि एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की मांग को व्युत्पन्न कर देती है, तो उसको बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। क्योंकि आपने ऐसी फैक्ट्री लगाई है जहां पर मशीनों से ज्यादा लेबर की जरूरत है, तो ये क्या हो गई? डिराइव्ड डिमांड है। आपने वो फैक्ट्री लगाई, वो प्रोडक्ट ऐसा है जो मशीनों से ज्यादा इंसान ही मतलब ज्यादा अच्छा बनाएगा, तो लेबर की ज्यादा जरूरत है। तो जो आपको इतना ही याद रखना है कि जो श्रम की मांग होती है या लेबर की जो मांग होती है वो हमेशा डिराइव्ड डिमांड होती है। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट
आंसर व्युत्पन्न मांग। चलिए नेक्स्ट, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट शुड बी, क्या होती है, मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान में कर की दरें क्या होनी चाहिए, कर की दरें आपकी इंक्रीज होती है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया। बताया था मैंने, डिस्कस कर चुके हैं हम इस क्वेश्चन को पिछली क्लास में जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था। बताइए, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी या फिर सेबी। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नियामक है, कौन रेगुलेट करता है, कौन स्थापना करता है रेटिंग एजेंसीज की, आपका सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी सेबी विल बी योर राइट आंसर, ठीक। वन ऑफ द फीचर ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी, ये वाला क्वेश्चन तो अब तक आप लोगों को मतलब बिल्कुल याद ही हो गया होगा, इतनी क्लासेस में मैं आप लोगों को रिपीट करवा चुकी हूँ कॉन्सेप्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी का। और मैंने बताया था कि जो फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है वहां पर क्या होता है, उपभोक्ता की संप्रभुता होती है, ठीक। चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। यहां पर पूछा गया है कि एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की विशेषता में से एक है। क्वेश्चन देखते ही आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए था, क्योंकि देखिए यहां पर क्या लिखा है कि उत्पादन के कारकों पर सार्वजनिक स्वामित्व, तो ये तो हमें पता है कि समाजवाद में होता है, ठीक। राशनिंग और मूल्य नियंत्रण भी आपके सोशलिस्ट इकोनॉमी की एक विशेषता है, ठीक। और राज्य का अगर हस्तक्षेप होगा तो वो भी सोशलिस्ट इकोनॉमी है। और यहां पर पूछा है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी यानी कि मुक्त बाजार व्यवस्था, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो आपका कंज्यूमर है उसकी संप्रभुता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अ मार्केट इकोनॉमी इन विच, एक बाजार अर्थव्यवस्था वह है जो सरकार द्वारा नियंत्रित है, सरकारी नियंत्रण से मुक्त है, अंतरराष्ट्रीय बाजार बलों से प्रभावित है, या फिर ये सभी, इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल, इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनेशनल मार्केट फोर्सेस, और ऑल ऑफ दिस। बताइए, इतनी बार क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि एक मार्केट इकोनॉमी वह इकोनॉमी है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त है, जो फ्री है गवर्नमेंट कंट्रोल से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलिए, बिल्कुल याद हो जाने चाहिए आप लोगों को ये क्वेश्चंस, इतनी बार मैंने क्लासेस में रिपीट कर दिए हैं और ज्यादा रिपीट करूंगी ताकि एग्जाम में जब आप क्वेश्चन देखें तो देखते ही आपके माइंड में क्लिक हो जाए और डेफिनेटली आपका क्वेश्चन सही हो। चलिए, देन इंडियन इकोनॉमी इज डिस्क्राइब्ड एज, आप सब लोगों को पता है कि हमारा जो इंडिया है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ की जो इकोनॉमी है वो डेवलपिंग यानी कि विकासशील अर्थव्यवस्था है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था। चलिए नेक्स्ट, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन, पूछा है एनएससी कब एस्टैब्लिश हुआ था, बता चुकी हूं मैं 1992 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। बच्चे को पता है कि देश का केंद्रीय बैंक कौन है, आपका आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। डेयरी कम्स अंडर विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि जो डेयरी है वो आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है। बहुत अच्छे से हमने टॉपिक पढ़ रखा है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी वाला, बहुत ही डिटेल में पढ़ रखा है और मुझे पता है आप सब लोगों को इसका आंसर आता है। डेयरी की जो आर्थिक गतिविधि, डेयरी जो है वो किस आर्थिक गतिविधि में शामिल है, आपकी प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ठीक, is an economic scenario where a peculiar combination of low growth and rising inflation leads to high unemployment। एक ऐसी आर्थिक परिदृश्य है जहां पर कम विकास और बढ़ती मुद्रास्फीति का एक अजीब ही संयोजन उच्च बेरोजगारी की ओर जाता है, और बहुत ही डिटेल में हमने समझा था स्टैगफ्लेशन को, और आपका आंसर क्या होगा, स्टैगफ्लेशन। मैंने बताया था कि
स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आपका जो आरबीआई है उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, क्योंकि एक तरफ तो महंगाई बढ़ रही होती है और दूसरी तरफ आपका रोजगार घट रहा होता है, यानी बेरोजगारी बढ़ रही होती है और देश में उत्पादन कम हो रहा होता है। और ऐसी जो असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है आरबीआई के लिए कि वो क्या निर्णय ले, जहां पर मुद्रास्फीति भी है, उत्पादन भी कम हो रहा है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, तो इस स्थिति को बोला जाता है स्टैगफ्लेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज द ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन का ऑपोजिट क्या है? कौन सी अवधारणा मुद्रास्फीति के विपरीत है? तो दिखती सी बात है, डिफ्लेशन। ठीक, समझा था हमने, बहुत ही डिटेल में चैप्टर भी पढ़ा था और आप लोगों को पता भी चल गया कि किस किस तरह के सवाल आपसे एसएससी पूछता है। जितने भी चैप्टर्स हमने कवर किए हैं उनके पीवाईक्यूज भी हमने देख लिए हैं। ठीक, इतनी ही इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए डिजिटल तैयारी चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग मिस नहीं करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।